वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन हमारा आज का हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज का हमारा एक खास टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री लाइन के अंदर कॉरपोरेशन के अंदर यूज़ होता है और जो है बहुत ज़्यादा रियल प्रैक्टिस में अभी भी शामिल है। उस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक हमारे पास है और आपके पेपर के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक हर मरतबा हर साल आता है। कुछ थोड़ा सा लेंथी डिटेल है, कितने सेशन में पूरा होता है उसे देखते हैं, कोशिश करते हैं 2 से 3 सेशन में पूरा करें। डिटेल में हम क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि उसको हम हर एक चीज़ को हर एक एस्पेक्ट्स को मैं बता सकूँ उसे, और आइंदा के लिए हमेशा के लिए आपके पास इस तरह से महफूज हो जाए कि उसमें तकरीबन चीज़ें आ जाएं। आपके पास वो टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मीनिंग थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि वर्ड के मीनिंग क्या है। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन के इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने मीनिंग बताया। इन्वेंट्री के हमारे पास मीनिंग होते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं कि जो आपके पास स्टॉक में सामान होता है बेचने के लिए, जिस चीज़ का आप कारोबार करते हैं वो आपके पास स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाती है। उसे हम गुड्स भी कहते हैं और उसको हम कमोडिटीज भी कहते हैं। तो ये आपके पास इन्वेंट्री कहलाती है। और एक और ख़ास बात याद रखें इसके साथ ही, जो डिटेल मुझे अभी जहन में आ रही है मैं सब कुछ बता रहा हूँ। इन्वेंट्री का जो वर्ड है या जो स्टॉक का वर्ड है, ये वर्ड आपके पास याद रखिए कि ये उस सामान के लिए यूज होता है जो कि आप परचेज करते हैं, परचेज टू सेल। जो सामान आप मार्केट से इसलिए परचेज करते हैं ताकि आप उसे आगे कस्टमर्स को सेल आउट कर सकें, तो वो परचेज आपका परचेज या फिर उसका नाम होता है इन्वेंट्री, उसे नाम दिया जाता है। तो हर वो चीज़ जो आप इस पर्पस के साथ खरीदें कि आप उसे आगे फर्दर सेल आउट कर सकें, वो आपका वर्ड इन्वेंट्री कहलाता है। इन्वेंट्री का वर्ड कहलाता है, या उसे हम गुड्स या स्टॉक कहते हैं। तो आपके पास अगर आपका पर्पस ये होगा कि आप उसे आगे सेल आउट करें तो वो इन्वेंट्री कहलाएगी, और अगर आपका पर्पस ये होगा कि आप उस चीज़ को खुद इस्तेमाल करें, आप उस चीज़ को बेचने के लिए नहीं खरीद रहे बल्कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं, तो वो आपके पास अपने नाम से रिकॉर्ड की जाएगी, उसे इन्वेंट्री नहीं कहेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ कि अकाउंटिंग के अंदर जब भी आप कभी भी एग्जांपल के तौर पे परचेज किया आपने, और आप अगर किसी की अगर एग्जांपल के तौर पे उर्दू बाजार के अंदर आपकी शॉप है और स्टेशनरी की शॉप है, तो जो स्टेशनरी आप पीछे से परचेज करते हैं, स्टेशनरी अगर आपने परचेज की और वो इसलिए परचेज की ताकि इस स्टेशनरी को आप खुद यूज कर सकें, ये इसका पर्पस हो गया। तो अकाउंटिंग के अंदर इसे किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्डिंग नेम क्या कहलाएगा इसका रिकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा। अगर आपने अपने इस्तेमाल के लिए इसको खरीदा है स्टेशनरी को, तो इसे स्टेशनरी के नाम से ही लिखा जाएगा। और अगर आपने इस स्टेशनरी को इसलिए खरीदा है ताकि आप आगे इसे सेल आउट करें, तो फिर इस स्टेशनरी को स्टेशनरी के नाम से नहीं लिखा जाएगा, इस स्टेशनरी को स्टेशनरी के नाम से नहीं लिखा जाएगा, इसे इन्वेंट्री के नाम से लिखा जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जो शख्स जिस चीज़ का कारोबार करता है वो इसकी इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, पूरा नाम है इसका मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, उसे इस नाम से लिखा जाता है। तो आपके पास एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई फर्नीचर वाली शॉप और फर्नीचर की शॉप वाला है, अगर वो फर्नीचर इसलिए परचेज करता है ताकि खुद इस्तेमाल करे, तो उसे वो फर्नीचर के नाम से लिखेगा। और अगर कोई फर्नीचर इसलिए परचेज करता है ताकि आगे सेल आउट करे, तो वो फर्नीचर उसकी इन्वेंट्री कहलाएगी। तो इन्वेंट्री हर एक के पास होती है, जिसका जो जिस चीज़ का बिजनेस होता है वो उसकी इन्वेंट्री कहलाती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पूरा नाम है।
वर्ड एक साथ इसके साथ एक वर्ड में जोड़ दूं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास उन 5 नाम में से एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में से 5 नाम में से एसेट में आती है। नाम इसलिए बता दिया ताकि इसके ऊपर अप्लाई होने वाले डेबिट और क्रेडिट के रूल को याद रखा जा सके। अब आपके पास डेबिट में इंक्रीज होता है एसेट, क्रेडिट में डिक्रीज होता है। इसका मतलब इन्वेंट्री भी डेबिट में इंक्रीज होगी, क्रेडिट में डिक्रीज होगी, सेम रूल अप्लाई होंगे। तो हमारे पास एसेट के इन्वेंट्री एसेट है और उसे इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर आप इसे देखें तो इससे बैलेंस शीट के अंदर जब कभी कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, बैलेंस शीट का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो आपको ये बताए कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें मौजूद है अभी ऑन द स्पॉट। तो सबसे पहले इन्वेंट्री में यहाँ बैलेंस शीट में नाम आता है, यहाँ हेडिंग आती है एसेट्स की, तो उनमें एक नाम आता है करंट एसेट का। उस हेडिंग के अंदर आप पहला नाम लिखते हैं कैश का, दूसरा नाम आप लिखते हैं बैंक अकाउंट का, तीसरा नाम आप लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल का, और उसके बाद आप नाम लिखते हैं यहाँ पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का। तो ये आपके पास बैलेंस शीट में करंट एसेट में रिकॉर्ड की जाती है। करंट एसेट कहते हैं कि हर वो एसेट तमाम जो एसेट किसे कहते हैं जो फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ है, और करंट एसेट उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि फ्यूचर में कमिंग फ्यूचर में 1 साल के अंदर अगर काम में आएंगी तो वो करंट है। बाकी फिक्स होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लिए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक इन्वेंट्री के वर्ड को जितना मैं बता सकता था मैंने वो बताया। नेक्स्ट पर आए तो हमारे पास एक और वर्ड आ रहा है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि वैल्यू इन अमाउंट, अमाउंट में वैल्यू को बताना। इट इज स्पेसिफिक टाइप, किसी स्पेसिफिक टाइम पे उसकी वैल्यू बताना अमाउंट के अंदर, रुपीस में तो पाकिस्तानी बात करें तो रुपीस में वरना डॉलर में, तो उसे कहा जाता है वैल्यूएशन, वैल्यू लगाना। अब आप ये देखिए कि जो इन्वेंट्री होती है उन इन्वेंट्री हमारे पास है, अगर उसकी वैल्यू लगाने जाएं तो अगर आपने कोई चीज परचेज की हुई है ना, कोई सामान परचेज किया हुआ उसे परचेजेस कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है जी, ये जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जब हमने खरीदी तो हमारे पास मौजूद है। इसके बाद इसके 2 पार्ट या 2 टाइप बन जाती है इसकी। नंबर 1 पहली टाइप इसकी वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं मैं। वैल्यूएशन के पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूएशन जब लगाई जाती है तो मैं से अंदाजन लिख रहा हूं कि मैंने ये मार्कर एग्जांपल के तौर पर, इसका मैं अगर बिजनेस करता हूं उर्दू बाजार में मेरी इसकी शॉप है, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने इसे खरीदा, परचेज किया, तो मैंने ये मार्कर 100 मार्कर्स परचेज किए और 80 रेट ये मेरे पास कहलाएंगी तादाद, यूनिट्स, या इसे कहेंगे क्वांटिटी। एक पीस कितने रुपए का खरीदा, एग्जांपल के तौर पे 20 रुपीस का खरीदा, तो 20 रुपीस से मल्टीप्लाई किया तो पता चला ये मेरी कहलाएगी कॉस्ट पर यूनिट, एक पीस की कीमत, लागत कहते हैं आमतौर पे इसे। तो आपने इसे खरीदा और इसे कॉस्ट को मैं उर्दू में याद रखने के लिए लिख रहा हूं कि इसे कहते हैं कीमत खरीद, ये आपके पास कीमत खरीद है। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपने कितने पैसे का सामान खरीदा, रुपीस 2000 रुपीस का आपने सामान खरीदा। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। जब वैल्यूएशन की जाती है तो ये 2000 रुपए का सामान एक खास टाइम पीरियड पे 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जब आप ये पैसे 2000 रुपए का सामान मार्कर खरीद कर लाए थे तो सुबह के 10 बजे थे। अब जब रात के 10 बजे आप शॉप बंद करके जा रहे हैं तो आपके पास जो सामान सुबह के वक्त मौजूद था वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका। एक वो कहलाती है सोल्ड यूनिट्स, या उसे कहते हैं सोल्ड इन्वेंट्री, जो आप बेच चुके, और जो नहीं बिका उसे क्या कहेंगे, सेकंड वाला नाम अनसोल्ड इन्वेंट्री। फिर इसका एक सही नाम जो क्वेश्चन में यूज होगा, ये तो कॉन्सेप्चुअल है, इसे कहा जाता है
कि आपने, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने शॉप के अंदर 10 बजे आपने देखा, मुलाजिम को बिठा कर गए थे, रात 10 बजे आए तो पता चला कि जो हमारे पास पीस 100 पीस थे, इस 100 पीस में से कितने पीस अनसोल्ड हैं जो अभी मौजूद है हमारे पास। तो आपने उसे देखा कि हमारे पास पीस जो मौजूद हैं वो आपके पास मार्कर की तादाद एग्जांपल के तौर पे 100 में से सिर्फ 20 मार्कर्स मौजूद हैं। तो अगर 30 मार्कर्स आपके पास उस वक्त मौजूद हैं तो ये कहलाता है 30 यूनिट्स, और आपने उसे मल्टीप्लाई किया कि एक 20 रुपए का हमने खरीदा था, एक आपने 20 रुपए का खरीदा था, तो आपने कहा कि भाई ये हमारे पास अब 30 मार्कर्स मौजूद है, एक 20 रुपए का खरीदा हुआ है, तो ये मेरे पास 600 रुपए का माल अब तक पड़ा हुआ। ठीक है, आपने से ये कहा। दूसरी तरफ आए तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि 30 मार्कर्स अगर अनसोल्ड है तो कितने बिक गए, तो 100 में से आपने माइनस किए तो आपको पता चला कि 70 मार्कर्स आपके सेल आउट हो गए। वो एक मार्कर आपने कितने का खरीदा हुआ था, वो एक मार्कर 20 रुपीस का खरीदा हुआ था, तो ये आपके बन गए 1400, ये आपके पास अमाउंट आ गई। एक बात जो याद रखने वाली है, आपके पास ₹20 का आपने जो खरीदा था जिस कीमत पर, आपने यहाँ भी वही प्राइस लिखी और यहाँ भी आपने वही प्राइस लिखी, जितने का आपने खरीदा था, इसका मतलब यहाँ कॉस्ट आती है, प्राइस नहीं आती। तो आपने बताया कि 20 रुपए मेरे यहाँ एक पीस पे खर्च हो चुके थे, टोटल 600 रुपए खर्च हुए। यहाँ एक पीस पे मेरे 20 रुपए एक पीस पे खर्च हुए, टोटल 1400 रुपए मेरे खर्च हो चुके हैं। तो अब इसे थोड़ा सा नाम चेंज जो मैंने किया इसके हिसाब से अगर हम इसे पढ़ें, इसका मतलब ये बनता है कि 600 रुपए का सामान अब तक मेरे पास अनसोल्ड बचा हुआ है नेक्स्ट पीरियड के लिए, अगले दिन के लिए। इसे कहते हैं उस दिन की, इसे कहते हैं कि ये मेरे पास रुपीस में अमाउंट आई है, इसे कहते हैं यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग की इन्वेंट्री में, दिन के आखिर की इन्वेंट्री में जो सामान बचा हुआ दिन के आखिर में, उसके इतने पीसेस मेरे पास मौजूद है। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। जो एंड में बचा हुआ सामान है उसकी कॉस्ट इतनी है, उसमें मेरा पैसा इतना खर्च हो चुका है, हुआ हुआ, या पैसा मेरा बाउंड में फंसा हुआ है, कैश होगा वो। दूसरी तरफ आए तो बिल्कुल इसी तरह इसे क्या कहेंगे, जो बेच चुके उसे कहते हैं सोल्ड यूनिट्स। और इसे क्या कहेंगे, अगर ये सोल्ड यूनिट्स है तो ये क्या कहलाएगी, रुपीस में चूंकि अमाउंट है तो इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ सोल्ड यूनिट्स। ये ऐसे दूसरे वर्डिंग में कहा जाता है, जो सही वर्डिंग यूज होती है कॉस्ट ऑफ सोल्ड यूनिट की जगह में लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिल्कुल सेम दोनों के मीनिंग है, लेकिन आमतौर पर यही वर्ड यूज होगा, यही अकाउंट यूज होगा अकाउंटिंग के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप सोल्ड कर चुके 700 पीस, उसकी तादाद, उसकी अमाउंट 1400 रुपए। ये हमारे पास दो किस्म की इन्वेंट्री है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली जो बिक चुकी, उस पे हमारा पैसा खर्च हुआ था 1400 रुपए जो बिक चुकी, और जो हमारे पास अब तक बची हुई है वो 600 रुपए है। अब एक बात साथ याद रखें कि ये जो बिक चुकी ये 1400 रुपए है, ये बिकने के बाद अपने साथ जब ये गई तो कितने पैसे और खींच कर गए, यानी मुनाफा, तो वो अभी कहीं जिक्र नहीं हुआ। याद रखें कि ये भी कॉस्ट का वर्ड यूज हुआ है, ये भी कॉस्ट का वर्ड यूज हुआ है, और ये भी कॉस्ट का वर्ड यूज हुआ है, तीनों सेम है। जब तीनों सेम है तो जितने रुपया लिखे हुए 20 रुपीज, यहाँ भी इसी तरीके से 20 रुपीज से मल्टीपल है, और यहाँ भी इसी तरीके से 20 रुपीज का मल्टीपल है 1400। तो इस तरह हमारे पास कॉस्ट अभी चल रही है हर जगह पे, अभी मुनाफे की बात नहीं है। अगरचा बेचने की बात आई है, लेकिन बेचने में जो हम बढ़ाकर बेचते हैं उसकी अभी बात नहीं है। तो आपने ये याद रखना है कि अभी हम सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आमतौर पर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है जी, थ्योरी बताना इसलिए ज़रूरी है। आप जितनी क्लासें ऊपर जाते जाएंगे ना, छोटी सी बात यहाँ बता दूँ जो आमतौर पे हमारे यहाँ ट्रेंड है या हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ने की आदत है
कि आप एक बात याद रखें कि जितना आप ऊपर की क्लासेस में पढ़ते जाएंगे ना, यहाँ के बाद आप अभी बीकॉम कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, ग्रेजुएट, उसके बाद आप मास्टर्स की तरफ जाएंगे, फिर आप एमफिल एमएस की तरफ जाएंगे, फिर पीएचडी की तरफ जाएंगे, तो आप पढ़ना और थ्योरीज पढ़ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़्यादा है और चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व करना कम है। हम इस सॉल्व ज़्यादा करते हैं नंबर की लालच के अंदर और पढ़ते कम है, तो असल में थ्योरी होती है। जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसे एक नहीं दसियों तरीके से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। तो हमारे पास इस तरीके से, इसलिए यहाँ फिलहाल मैं थ्योरी में स्टार्ट में ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास ये मौजूद है। इसके बाद अगर आप इसे मुनाफे को साथ शामिल करना चाहें कि मुनाफा साथ शामिल होकर क्या बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पे उसका एक और नाम है जो कि क्वेश्चन में भी यूज़ होता है। वो हमारे पास नाम है इसका, जब आपके पास ये 1400 का सामान है, जब आप इसे 1400 के सामान को बेचने जाएंगे तो लाजमी तौर पे ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो कि सामान है, उसकी कीमत, उसकी लागत 1400 है, तो इस 1400 में आप प्लस कर लेंगे अपना मुनाफा, उसे कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट। आप इसमें ग्रोस प्रॉफिट को साथ शामिल कर देंगे। तो ग्रोस प्रॉफिट को जब शामिल किया जाएगा, वो प्रॉफिट एग्जांपल के तौर पर आप अपना इसमें खुद पैसा मुनाफा रखना चाह रहे हैं 1000 रुपीज़, वो प्लस किया तो अब आपके पास 2400 रुपीज़ की अमाउंट आ गई। अब आप कहते हैं जो 2400 रुपये आया ना, ये मुझे कस्टमर से लेने, तो 1400 रुपये माल के और 1000 रुपये मेरा मुनाफा, तो आप इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये आपके बल्कि सेलिंग प्राइस नहीं कहलाती, इसे कहते हैं सेल्स, वर्ड सेल्स लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये देखना हो कि सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है वो देखना हो, तो आप ये देख लें कि ये जो 2400 रुपये आपने दिए हैं ना कस्टमर से, उसे आपने सामान कितना दिया है, तादाद, तो आपने तादाद उसे बेची है 70 से इसको डिवाइड करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसे 1400 करूं और मैं इसे प्लस करने के बाद 2800 करूं और ये आपके पास 2800 हो गया, तो 0 0 कैंसिल, 7140, आपने एक पीस 40 रुपीज़ का बेचा, ये आपके पास कहलाती है सेलिंग प्राइस। तो एक पीस आपने खरीदा था 20 का, उसे आपने डबल का बेचा 40 रुपीज़ का, ये सेलिंग प्राइस कहलाती है। ये हमारे पास चंद कॉन्सेप्ट और चंद बेसिक बातें थी जो मैंने आपको क्वेश्चन में बतानी थी, ठीक है। इसके बाद कुछ इसी तरह थ्योरी ही का पार्ट है, वो मैं आगे चल के इसके बोर्ड को रख करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेंटरी वैल्यूएशन के टॉपिक में हमारे पास अगर बात की जाए थ्योरी की, तो सिस्टम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के सिस्टम होते हैं, और वो 2 टाइप के सिस्टम्स कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, पहला सिस्टम कौन सा कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है, पहला सिस्टम पीरियोडिक और एक सिस्टम कहलाता है परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में हमारे पास, ठीक है, 2 किस्म के सिस्टम्स होते हैं, या आप ये कहते हैं कि 2 तरह के तरीके से लोग अपने पास चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। एक पीरियोडिक वाला सिस्टम, पीरियोडिक का मतलब बनता है जिसका कोई स्टार्ट हो और जिसका कोई एंड हो, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ये आपके पास कहलाता है पीरियोडिक सिस्टम।
ठीक है। दूसरा वाला आपके पास है परपेचुअल, ये जिस वर्ड से लिखता है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस, परपेचुइटी, कंटिन्यूअस, लगातार। पीरियोडिक वाले सिस्टम में आप शुरू से आखिर तक, एग्जांपल दे रहा हूं कि जनवरी से लेके अक्टूबर तक, एक स्टार्ट एक एंड आया ना, तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक आपने यहां से यहां तक बताना है कि कितना आपने सामान कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जनवरी से लेके अक्टूबर तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, और फिर आखिर में कॉस्ट ऑफ कितना सामान बच गया, बिका नहीं, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, और इसी तरीके से आपने बताना है कि कितना मुनाफा आपने कमाया, ग्रोस प्रॉफिट कितना है। ये आपके पास सवालात हैं, लेकिन ये आपको जनवरी से अक्टूबर तक बताना है। और दूसरी तरफ आए तो परपेचुअल वाले सिस्टम में क्या होता है, तो आप जनवरी से अक्टूबर में जब पहुंचेंगे ना, तो सिर्फ आप अक्टूबर में ये काम करेंगे, पहले जनवरी में दरमियान में नहीं करेंगे, ठीक है जी, दरमियान में आपने ये काम नहीं किया। नेक्स्ट पर है परपेचुअल सिस्टम, किसे कहते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपके पास मंथ है। और जब आप अब काम करना शुरू करेंगे परपेचुअल के मुताबिक, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मालूम करना है, और हर एक मंथ में मालूम करना है, हर एक दिन मालूम करना है, और आपने इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है। तो आपने हर दिन काम करना है, और इसी तरीके से आपने ग्रोस प्रॉफिट मालूम करना है, तो आपने हर दिन काम करना है। हर दिन से मुराद क्या है वो देख लें। हर दिन से मुराद ये है कि आप जब कभी भी इन्वेंट्री खरीदेंगे बेचेंगे तो आपको ये सारे काम करने, ठीक है जी। जब कभी भी आप इन्वेंट्री को परचेज करेंगे, परचेजेस पर, ठीक है, और सेलिंग पर, आपने ये सारे काम करने इस महीने के दरमियान, जब कभी भी इन्वेंट्री से खरीदी या बेची जाए। दूसरी तरफ आपके खरीदने और बेचने से कोई कंसर्न नहीं है, आपने सिर्फ डायरेक्टली अक्टूबर में एट एंड, जस्ट वंस एट एंड, आपने सिर्फ जो है वो पीरियड के एंड पे चीजों को रिकॉर्ड करना है। ये दोनों में फर्क होता है, कुछ और फर्क होता है वो मैं साथ साथ बता रहा हूँ। परपेचुअल और पीरियोडिक के अंदर फर्क ये है, एंट्रीज के अंदर जर्नल एंट्रीज का फर्क अगर देखें तो आपके पास जब कभी भी अगर पीरियोडिक परपेचुअल दो अलग अलग सिस्टम है, ठीक है जी। आप जब कभी भी यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा सा रख करके एक इन्वेंट्री को टेबल की शक्ल में लिखा हूँ उनके फर्क को, ताकि समझने में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। देखिए कि आपके पास एक सिस्टम है पीरियोडिक, एक सिस्टम है परपेचुअल। नंबर वन, परचेजेस। जब कभी सामान परचेज किया जाता है ना, बेचने वाला, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग, तो आप जब कभी भी सामान खरीदते हैं तो उस सामान को पीरियोडिक वाले सिस्टम में जब आप जर्नल एंट्री बनाते हैं ना, अपने पास लिखते हैं कि मेरे पास सामान आया, तो आप इसे लिखते हैं कि आपने परचेज किया, आप इसे लिखते हैं वर्ड परचेजेस। सामान को ही, इन्वेंट्री को ही वर्ड दे देते हैं आप परचेजेस का, तो इन्वेंट्री का वर्ड या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के जगह पे रिप्लेस करके आप परचेजेस का वर्ड यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ जब सामान खरीदा जाता है इस सिस्टम में,
तो जो कंपनी इस सिस्टम को फॉलो करती है वो इसे लिखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो यहाँ ये डेबिट में और क्रेडिट में आ जाएगा कैश, दूसरी तरफ यहाँ भी क्रेडिट में आ जाएगा कैश। तो ये डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। तो ये इसमें एक फर्क हमारे पास एट द टाइम ऑफ परचेजिंग है। और दूसरा हमारे पास परचेजिंग के बाद आपके पास एक वक्त आता है जब आप इसे सेल आउट करते हैं। जब आप सेल आउट करेंगे तो यहाँ पर आप जब एंट्री बनाएंगे पीरियोडिक में, तो आप इसे लिखेंगे कि आपने कैश पर, यानी कैश आपके पास आया और आपने सेल्स किया, उसको आप लिखेंगे सेल्स। ये आपके पास क्रेडिट में आ गया। यहाँ अकाउंट रिसीवेबल भी आ सकता है। यहाँ जब आप काम करते हैं तो इसमें आप इसे नंबर 1 डालते हैं और आप इसे लिखते हैं कि कैश आया और सेल्स के बिहाफ पर आ गया कैश। और साथ में ये भी लिखा जाता है कि जो कैश आया है वो कैश किस वजह से आया, उसे लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है जी। तो आप जब कभी भी सेल आउट करते हैं तो आप इसमें साथ साथ एक के बजाय 2 एंट्रीज बनाते हैं और वहाँ आप सिर्फ एक एंट्री बनाते हैं। फिर यहाँ सेकंड वाली एंट्री कब बनेगी, यहाँ सेकंड वाली एंट्री जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तब एक मर्तबा बनाई जाएगी। और यहाँ पे हर मर्तबा बनाई जाएगी जब जब आप सेल आउट करेंगे। तो हर मर्तबा बनाई जाएगी तो वो कंटिन्यूस हो गया, और जब एक खास टाइम पीरियड पे एक मर्तबा बनाई जाएगी वो पीरियोडिक हो गया पीरियड के बाद। तो ये हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट, ये 2 सिस्टम है जिसमें दोनों में आपस में ये फर्क है। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने इसे लिखा कि चीज़ जो खरीदी थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो डेबिट में थी, वो कम हुई क्रेडिट में आई और उसकी जगह किसने ले ली, कॉस्ट ने। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास इन्वेंट्री एसेट होता है और ये एसेट हमारे पास यहाँ आके एसेट बढ़ा, जब खरीदा गया यहाँ आके कम हुआ और उसकी जगह इसने ले ली यानी एक्सपेंस ने। और दूसरी तरफ यहाँ हमारे पास परचेजेस एक एक्सपेंस होता है और वो एक्सपेंस बढ़ा और आखिर में पीरियड में जाके जब जितना एक्सपेंस भी पूरे पीरियड में होगा फिर उसे आखिर में जाके उस एक्सपेंस को हम कम करेंगे क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बाद में डेबिट किया जाएगा और वो दोबारा से, इसका मतलब अब एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक एक्सपेंस बाद में कम होगा दूसरे एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग का जो पर्पस होता है हमारा, अकाउंटिंग का जो खास काम होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हमें पता होना चाहिए कि दोनों कोई ये सिस्टम यूज़ करें या ये सिस्टम यूज़ करें, दोनों में ज़रूरी है कि आखिर में आप पब्लिक को बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, नॉट परचेजेस कितना है, नॉट इन्वेंट्री कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट बताएंगे। तो कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रोज़ाना कैलकुलेट या हर मरतबा जब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनाता है उसे कैलकुलेट करता है जब जब सेल आउट करता है, और कोई उसे एक मरतबा ही आखिर में कैलकुलेट करके लिखता है। भारत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिखना दोनों के लिए ज़रूरी है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। फ्लो चार्ट बना के आप इसकी कोई डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास दोनों सिस्टम में फ़र्क है। तो ये 2 सिस्टम कहलाते हैं। अब हम आते हैं सिस्टम के बाद कि कितने मेथड्स होते हैं। मेथड्स आमतौर पे ज़्यादा भी हैं लेकिन आमतौर पे 3 मेथड्स हैं, वो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा। इसके बाद के जो मेथड्स हैं वो उसकी एक कम क्लास रख के, सेशन रख के, छोटे छोटे से मेथड्स हैं, उन्हें फिर हम बाद में देखा जा सकता है। पेपर का वो भी बहरहाल पार्ट है, कम आते हैं लेकिन पार्ट है। अच्छा जी, सिस्टम्स मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं मेथड्स की तरफ। हमारे पास जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर मेथड्स हैं उनमें एक मेथड हमारे पास पहला वाला आम तौर पे जो बहुत इस्तेमाल भी होता है, दो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होते हैं। नंबर 1 पहला मेथड कहलाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसे पढ़ें तो FIFO, इसे कहते हैं फीफो मेथड। ठीक है, फीफो मेथड नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले इन हुआ है
इन होने का मतलब खरीदा गया है, ठीक है। उससे पहले आउट यानी सेल्स करें, ठीक है जी। खरीदे हुए को फर्स्ट इन कहते हैं और बेचे हुए को सेल्स आउट कहते हैं। तो इसमें सेल्स नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे जो यूनिट्स सोल्ड हुए एक बार, ठीक है। जो यूनिट सोल्ड हुए उन्हें फिर कहा जाता है सोल्ड यूनिट्स, ठीक है, एक बार। और फिर उसके साथ साथ जुड़ी भी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब वो आपको कह रहा है कि जो पहले खरीदा है ना, उसमें से जो पहले बेच दिया उसकी कॉस्ट को लिखोगे तो आउट का वर्ड बता रहे बेचा है, ठीक है। चूंकि इन्वेंट्री दो टाइप की होती है, एक बिकी हुई एक बची हुई। यहां वो कह रहा है बेचने की बात कर रहा है। बेचने की बात जब भी करेगा इसका मतलब आपको वो कह रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नॉट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ये एंडिंग इन्वेंट्री की बात आपसे नहीं कर रहा कि कितना बचा हुआ है, ये कह रहा है जो बिका हुआ है। तो जब भी आपको आउट का वर्ड आएगा इसका मतलब वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO मेथड। ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट पर आए तो एक और मेथड है हमारे पास एवरेज मेथड। इन दोनों से हटके एवरेज मेथड। अच्छा जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किससे कहाँ पे यूज होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आमतौर पर वैसे कोई भी बिजनेस यूज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो सबसे पहले सामान आए आपने सबसे पहले उसी को बेचना है ना, ठीक है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर आपके पास अगर आमतौर पे चावल पुराना अच्छा होता है, कीमती होता है, तो जो अभी चावल आया है उसको फौरन अभी पहले बेच देता है कि पुराना बचा हुआ रहे, ठीक है जी। तो इसे कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। बल्कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट थोड़ा सा मैं इसमें गलती कर गया हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे पुरानी चीज़ आई है ना उससे सबसे पहले बेचो। तो मेडिसिन की या आप में अगर मेडिकल स्टोर की एग्जांपल है कि जो सबसे पुराना माल आया है वो एक्सपायर ना उसे सबसे पहले निकालो, ठीक है। यानी सबसे पहले वही चीज़ बेची जाएगी जो सबसे पुरानी आई थी, जो सबसे पहले आई थी उसे सबसे पहले सेल आउट करो। दूसरी तरफ आए लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो अभी चीज़ आई है, चावल आया उसे फौरन पहले बेच दो, पुरानी को रखा रहने दो, जितना अर्सा ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसी तरीके से एवरेज मेथड कहाँ यूज़ होता है? पेट्रोल है एग्जांपल के तौर पे चीनी वाले लोग हैं, मिक्सअप हो जाती है जहाँ पे चीज़ें पुराने रेट की खरीदी हुई नए रेट की खरीदी हुई मिक्सअप हो गई। अब आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते कि ये वाला सामान है जो इतने का खरीदा हुआ था और ये वाली इन्वेंट्री है जो इतने की खरीदी हुई थी। अगर आप कीमतों को अलग अलग नहीं कर सकते इसका मतलब ये कि वो मिक्सअप हो गए। अब उसे दोनों को मिलाकर एक रेट पे किसी पे बेच दें और कोई एक रेट निकालें। एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर शुगर खरीदी और वो शुगर मैंने पहली मर्तबा खरीदी, वो मुझे पड़ी 40 रुपीज़ पर केजी, और दूसरी मैंने दोबारा शुगर खरीदी वो मुझे पड़ी 45 रुपीज़ पर केजी। अब मैंने आगे सेल आउट करनी है तो दोनों को अगर मिक्सअप कर दिया तो अगर 40 रुपीज़ पर की बेचता हूँ तो मुझे ना फ़ायदा ना नुकसान किस पर? पुरानी खरीदी हुई पर। और अगर उसमें नई बिक जाती है तो 5 रुपये नुकसान। अगर मैं 45 की बेचता हूँ पर केजी आगे कस्टमर को तो 40 वाली जब बिकेगी तो फायदा होगा, लेकिन 45 वाली में कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं एवरेज रेट पे क्या करता हूँ कि दोनों से ज़्यादा वाला कोई एक रेट, 45 से ऊपर वाला कोई 50-55 वाला रेट सेट कर लेता हूँ, इस पे मैं बेचूंगा तो हमारे पास एवरेज रेट है, ठीक है। तो वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। एवरेज रेट में 40 और 45 दोनों के बीच का रेट फिर इस्तेमाल होता है। अगर 40 और 45 दोनों हैं, क्वांटिटी भी सेम है तो रिजल्टिंग 42.5 आएगा, अगर क्वांटिटी भी सेम है तो, ठीक है जी। हमारे पास इस तरीके से ये 3 मेथड्स होते हैं और ये हमारे पास मेथड्स कहलाते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है जब आप क्वेश्चन करेंगे रिक्वायरमेंट पढ़कर, रिक्वायरमेंट समझ में आ जाना अकाउंटिंग में आधा क्वेश्चन सॉल्व होने के बराबर है। अच्छा, ये जो FIFO वाला मेथड है, ये जो LIFO वाला मेथड है,
और ये जो एवरेज वाला मेथड है, ये तीनों मेथड्स इस वाले सिस्टम में भी आते हैं और ये इस वाले सिस्टम के लिए भी होते हैं, तीनों मेथड्स। तो अब आपके पास तीनों मेथड्स हैं, ठीक है, और आप ये तीनों, इसके अलावा भी मेथड है, लेकिन तीनों मेथड इसके लिए भी आपको कहा जा सकता है, इसके लिए सॉल्व करने का अलग तरीका है, छोटे छोटे से टेबल बनते हैं, इसके लिए सॉल्व करने का यहाँ पे अलग तरीका है, इसके लिए एक टेबल बनता है बड़ा सा, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, उसे कहते हैं इन्वेंटरी कार्ड, ठीक है जी। यहाँ तक करने के बाद मैं आपको आगे इनकी रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या हमसे रिक्वायर्ड मांगा जाता है इस क्वेश्चन में। नंबर 1, आपसे वो कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करें, आपको कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बताएं, वो आपको कहेंगे कि ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तीनों चीजें फीफो से अलग होंगी, कहा जाएगा तो उससे अलग आंसर आएंगे, तीनों चीजें लीफो से अलग होंगी, अलग आंसर आएंगे, तीनों चीजें एवरेज वाले मेथड से अलग होंगी, अलग से इसकी आंसर आएंगे। और अगर कहा जाता है कि ये मालूम करें इस मेथड से, इस सिस्टम से, अलग आंसर आएगा। दोबारा ये मालूम करें इसी वाले मेथड से, लेकिन इस सिस्टम से, अलग आंसर आएगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपके पास मेथड्स हैं और ये आपके पास सिस्टम है और ये आपके पास छोटा सा स्ट्रक्चर है कि कैसे सॉल्व होगा। तो इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को, सेशन को एंड कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने आपको अभी थ्योरीज का बताया, नेक्स्ट सेशन में फिर हम इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आते हैं, और पीरियोडिक सिस्टम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो आसान है, छोटे टेबल्स बनते हैं, समझने में आसानी है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।